एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में स्वागत है। तो दोस्तों अपन राजस्थान की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं और इसमें अपन ने जो राजस्थान की कार्यपालिका है, विधायिका है, उसके बारे में चर्चा की। और जो आज अपन पढ़ने वाले हैं, जो तीसरा अंग बचा है हमारा, वो बचा है कौन सा, न्यायपालिका का। उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। और जो आज का टॉपिक है हमारा वो है उच्च न्यायालय। किसके बारे में पढ़ेंगे? उच्च न्यायालय के बारे में। और आप सभी को पता होना चाहिए जो उच्च न्यायालय है उसका संविधान में उल्लेख कौन से अनुच्छेद से है? तो है अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 231 तक। ठीक है, उच्च न्यायालय का हमारे संविधान में जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक। तो ये चीज भी हमको ध्यान रखनी है। अब जो उच्च न्यायालय है उसके बारे में थोड़ा सा, उसके जो इतिहास है उसके बारे में भी जान लेते हैं कि भाई जो उच्च न्यायालय है वो सर्वप्रथम कब आया। तो जो उच्च न्यायालय है वो सर्वप्रथम 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत कहाँ कहाँ पर, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तीनों जगह स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1862 में स्थापित किया गया था। और अधिनियम की बात करें तो अधिनियम था 1861 का, है ना। कौन सा अधिनियम? भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, या फिर भारत परिषद अधिनियम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सर्वप्रथम पूछे कि उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई, कब की गई, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तीन जगह पर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, है ना। अगर इसी प्रश्न को वर्तमान से जोड़े कि भाई जो नवीनतम है, नवीनतम जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है, कहाँ पर बना है, तो जो नवीनतम उच्च न्यायालय बना है वो बना है आंध्र प्रदेश के अंदर। और आंध्र प्रदेश के अंदर कहाँ पर? अमरावती में। अमरावती जो उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश का, वो सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वर्तमान है उसमें टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं हमारे देश में? तो टोटल है 25, यानी कि 25 उच्च न्यायालय हैं हमारे भारत देश में। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो इतिहास से संबंधित हो गई बात। अब एक एक अनुच्छेद का अपन अच्छे से व्याख्या करेंगे, एक एक अनुच्छेद की। यानी कि अनुच्छेद 214 की बात करते हैं कि भाई जो अनुच्छेद 214 है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो जो उच्च न्यायालय से संबंधित है अनुच्छेद 214, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। कौन से अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद नंबर 214 में क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। अब आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि अपन तो बात कर रहे हैं क्या कि वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में हाईकोर्टों की संख्या है 25। कितनी है? 25। तो यहां तो लिखा मैंने कि वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है, और यहां कह रहा हूं मैं कि 214 में कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। तो इस हिसाब से तो वर्तमान में कितने राज्य? टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। तो कितने हो गए? 28 8, यानी कि 36 उच्च न्यायालय होने चाहिए। है कितने? 25। तो फिर भाई क्योंकि संविधान की बात हम नहीं मान रहे। हाँ, तो जैसे ही जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम पे तो कम राज्य थे, लेकिन जब 7वां संविधान संशोधन, कौन सा? 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया, उसमें एक बात लिखी गई कि भाई जो 2 या 2 से अधिक राज्य हैं वो मिलकर भी क्या कर सकते हैं? एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं। यानी कि 2 राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। तो ये कब जोड़ा गया? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। ठीक है, और इस बात को जो अनुच्छेद हमारा 231 है उसमें भी लिखा गया है कि भाई 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई कौन से अनुच्छेद की? अनुच्छेद नंबर 214 है। ठीक, अब बात करते हैं अनुच्छेद 215 की। अनुच्छेद नंबर 215। तो अनुच्छेद 215 में लिखा गया है कि भाई जो हाई कोर्ट है ना वो एक अभिलेख न्यायालय होगा। क्या होगा? अभिलेख न्यायालय होगा।
क्या लिखा हुआ है 215 में कि भाई जो हाईकोर्ट है हमारा वो एक अभिलेख न्यायालय होगा और इसकी अवमानना पर जो उच्च न्यायालय है वो दंडित भी कर सकता है, यानी कि दंड भी दे सकता है। यानी कि अवमानना से क्या मतलब हुआ कि भाई अगर किसी ने जो उच्च न्यायालय है उसके बारे में गलत टिप्पणी की या फिर उसकी बात को नहीं माना तो उच्च न्यायालय उसको दंड भी दे सकता है। ये अधिकार दिया गया अनुच्छेद 215 के द्वारा। किसको दिया गया? उच्च न्यायालय को। ठीक है। और बात करें कि भाई अभिलेख जो न्यायालय है उसका क्या मतलब है, तो जब अपन ने उच्चतम न्यायालय पढ़ा था तो उस टाइम पे भी लिखा था कि भाई जो अपना सुप्रीम कोर्ट है वो भी एक क्या होगा? अभिलेख न्यायालय। तो अभिलेख न्यायालय होता क्या है आखिरकार? तो अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि जो भी उच्च न्यायालय के निर्णय होंगे वो क्या होंगे? लिखित होंगे। क्या होंगे? लिखित होंगे। और वो लिखित जो निर्णय होंगे उनको उसके अधीनस्थ न्यायालय है वहां पर भी क्या होगा? साक्ष्य के रूप में उनको यूज करेंगे, यानी कि एक तरह से सबूत के रूप में उनको यूज करेंगे, है ना। इसलिए इसको कहते हैं अभिलेख न्यायालय। जैसे कि जो हमारा उच्च न्यायालय उसने कोई निर्णय दिया, क्या दिया? उसने कोई निर्णय दिया और वो निर्णय क्या रहेगा? एक तरह से सबूत के रूप में रहेगा। यानी कि जो उसके अधीनस्थ न्यायालय है यानी जिला न्यायालय है वो भी जो निर्णय देंगे ना वो उच्च न्यायालय के जो निर्णय दिए गए हैं उनको देखकर ही देंगे, है ना। यानी कि वो क्या है? एक तरह से लिखे हुए हैं, प्रमाणित है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है। 215 में लिखा गया है कि भाई जो हाई कोर्ट है वो एक अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है। बात करते हैं अगले अनुच्छेद की, यानी कि अनुच्छेद नंबर 216। और जो अनुच्छेद 216 है उसमें क्या है? इसमें है हाई कोर्ट का गठन। क्या? उच्च न्यायालय का गठन। ठीक है। यह है अनुच्छेद नंबर 216 के अंतर्गत। अब बात करें उच्च न्यायालय के गठन की तो इसमें सिर्फ इतना लिखा गया है कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे। क्या लिखा है? एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और एक अन्य न्यायाधीश होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें जो न्यायाधीश है ना उनकी संख्या का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है कि भाई कितने टोटल न्यायाधीश होंगे। सिर्फ ये लिखा गया है कि एक क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश से मिलकर उच्च न्यायालय बनेगा और ये इनका निर्माण कौन करेगा? राष्ट्रपति। यानी कि एक तरह से अपन कह सकते हैं कि भाई जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है ना उनकी संख्या किस पर डिपेंड करेगी? राष्ट्रपति पर। किस पर डिपेंड करेगी? राष्ट्रपति पर। और जो राष्ट्रपति है वो ही निर्धारित करता है कि किस उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे। अपन जब राजस्थान की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो अपन को पता होना चाहिए कि भाई राजस्थान है उसमें वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय राजस्थान में कितने न्यायाधीश है वो प्रस्तावित है। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक तो क्या है? मुख्य न्यायाधीश और 49 अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश बन सकते हैं। यानी कि टोटल कितने न्यायाधीश होंगे राजस्थान के उच्च न्यायालय में? 50। मतलब 50 हो सकते हैं मैक्सिमम वर्तमान में। जरूरी नहीं है कि 50 ही रखें, 40 भी रख सकते हैं, 30 भी रख सकते हैं। ये किस पर डिपेंड करेगा? ये राज्य पर डिपेंड करेगा। लेकिन राष्ट्रपति की तरफ से ये है कि आप 49 अन्य न्यायाधीश रख सकते हो, एक मुख्य न्यायाधीश, यानी टोटल आप 50 न्यायाधीश अपने उच्च न्यायालय में रख सकते हो। तो ये तो राजस्थान की बात थी, है ना। लेकिन बात करें कि वर्तमान में है कितने, तो वर्तमान में है एक तो हमारे क्या है? मुख्य न्यायाधीश है प्लस 33 अन्य न्यायाधीश है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है। यानी कि राजस्थान में एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा, एक 49 अन्य न्यायाधीश होंगे। ये किसने कर रखा है प्रस्तावित? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन जो वर्तमान की बात करें तो राजस्थान में है एक तो मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। ठीक है। तो ये बात हो गई अनुच्छेद नंबर 216 की। अब बात कर लेते हैं अगले अनुच्छेद की। अनुच्छेद नंबर 217, इसकी बात कर रहे हैं हम। अनुच्छेद नंबर 217। तो 217 में सबसे पहले है नियुक्ति। क्या है? नियुक्ति। तो आपको पता होना चाहिए कि जो उच्च न्यायालय है उसके जो न्यायाधीश हैं, यानी सबसे पहले अपन मुख्य न्यायाधीश की बात कर लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता कौन है? यानी जो मुख्य न्यायाधीश है हमारा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। कौन करेगा नियुक्ति? राष्ट्रपति के द्वारा।
अब इसको थोड़ा सा विस्तार से अपन इसकी बात करें कि क्या राष्ट्रपति स्वयं ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है या फिर किसी और की भी वो मदद लेता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति है वो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि उच्चतम न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल दोनों से परामर्श करके ही संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। किस किस से सलाह करके, एक तो जो हमारा उच्चतम न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश से और संबंधित राज्यपाल से। जिस भी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की हम नियुक्ति कर रहे हैं तो उस राज्य के राज्यपाल और भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोनों से सलाह करके राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। ठीक है, अब अन्य न्यायाधीशों की अपन बात करें कि भाई जो अन्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी। तो जो अन्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति एक तो राज्यपाल से और जो हमने उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वहाँ का उससे सलाह करके दोनों की सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। कौन करेंगे, करेंगे राष्ट्रपति ही। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब इनके कार्यकाल की बात करते हैं कि इनका कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल भी अनुच्छेद 217 में ही है। ठीक है, तो जो कार्यकाल है उसकी न्यूनतम आयु तो नहीं दे रखी कि कितनी, मतलब मिनिमम कोई वो नहीं है कार्यकाल के बारे में, लेकिन एज के बारे में दिया हुआ है कि भाई कितनी एज तक न्यायाधीश है वो रह सकता है अपने पद पर। तो वो है 62 वर्ष। कितना, मैक्सिमम 62 वर्ष की आयु तक इस पद पर वो बना रह सकता है। और कोई विशेष इसमें वर्ष वगैरह दे नहीं रखे कि भाई 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है। सिर्फ इतना दे रखा है कार्यकाल के बारे में भाई 62 वर्ष की आयु तक वो न्यायाधीश के पद पर रह सकता है उच्च न्यायालय में। ठीक है, अब बात करते हैं योग्यता के बारे में। ये सारी बातें किसमें, अनुच्छेद 217 में ही है। ठीक है, अब बात करें इसकी योग्यता की, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो पहला तो क्या, भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता क्या, कम से कम 10 वर्ष तक वो किसी न्यायिक अधिकारी के पद पर नियुक्त रह चुका हो, है ना। और तीसरी क्या, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक महाधिवक्ता के पद पर रह चुका हो। यानी कि एक तो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरी योग्यता क्या, या तो वो होना चाहिए 10 वर्ष तक उसने क्या कि न्यायिक पद पर रहा हो वो, या फिर दोनों में से एक होनी चाहिए, या फिर 10 वर्षों तक उसने क्या किसी जो न्यायालय है उसमें महाधिवक्ता के रूप में काम किया हो। इन दोनों में से एक योग्यता होना जरूरी है। ठीक है, ये तो हो गई योग्यता के बारे में। अब अपन अगले पॉइंट पे बात करें इसमें, तो भाई त्याग पत्र वो किसको देगा, त्याग पत्र। तो बात करें अपन त्याग पत्र की, तो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो त्याग पत्र किसको देंगे। तो आपको पता है नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति। तो त्याग पत्र भी किसको संबोधित करते हुए करेंगे, वो किसको देंगे, राष्ट्रपति को ही। ठीक है, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या फिर अन्य न्यायाधीश हो, सारे किसको त्याग पत्र देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। तो ये बात हुई किसकी, अनुच्छेद 217 की। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 218। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनको अपन को करना है। तो बात करें अनुच्छेद नंबर 218 की, तो 218 में ये दे रखा है कि भाई अपन ने जो मुख्य न्यायाधीश है और अन्य न्यायाधीश है, यानी कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है उनको क्या हम पद से हटा भी सकते हैं। हाँ, तो इसके बारे में दे रखा है अनुच्छेद 218 में, पद मुक्त करना। तो इनको पद से कैसे हटाएंगे इसके बारे में दे रखी है तो अनुच्छेद नंबर 218 में। तो इसके लिए क्या करना होगा, या तो उस पर क्या सिद्ध होना चाहिए, कदाचार का, या फिर या अक्षमता, या तो कदाचार या फिर अक्षमता साबित करके विशेष बहुमत से संसद पारित करेगी और राष्ट्रपति के द्वारा उसको हटाया जाएगा। हटाएगा तो कौन, राष्ट्रपति ही, लेकिन कौन संसद है वो विशेष बहुमत से पारित करके भेजेगी तब।
क्या करके, कदाचार और अक्षमता को, कि भाई जो उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है ये इस योग्य है नहीं, ये नहीं कार्य कर सकता, ऐसा वो विशेष बहुमत से पारित करके दे, संकल्प पारित करके दे, और राष्ट्रपति से कहे कि भाई हमने ये विशेष बहुमत से संकल्प पारित किया है, आप इनको हटा दीजिए, तब राष्ट्रपति जी उनको पदमुक्त करेंगे, है ना। तो ये बात हो गई अनुच्छेद नंबर 218 की। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 219 की। क्या, अनुच्छेद नंबर 219 की। तो जो अनुच्छेद 219 है इसमें शपथ के बारे में है। किसके बारे में, शपथ के बारे में। तो बताओ शपथ कौन दिलवाएगा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, बताओ कौन दिलवाए। तो जो शपथ दिलवाता है वो दिलवाता है राज्यपाल। कौन, राज्यपाल। शपथ कौन दिलवाएगा, राज्यपाल दिलवाएगा। या तो राज्यपाल दिलवाएगा या फिर उसके द्वारा जो भी व्यक्ति वो नियुक्त करे वो दिलवाएगा। या तो खुद स्वयं राज्यपाल दिलवाएंगे या फिर उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति है वो न्यायाधीश है उनको क्या दिलवाएंगे, शपथ दिलवाएंगे, है ना। तो ध्यान रखना शपथ कौन दिलवाएगा, राज्यपाल। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 220। में क्या है कि भाई जो कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है और वो रिटायर हो गया है यानी सेवानिवृत्त हो गया है, 220 क्या, रिटायर होने के बाद जो उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश है वो या तो उस न्यायालय में या उसके अधीनस्थ जो भी न्यायालय है उसमें न्यायिक जो पोस्ट है उस पर वो काम नहीं कर सकता, है ना। तो ये ध्यान रखना कि भाई 220 में क्या लिखा गया है कि एक बार उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह लिया और वो रिटायर हो गया है तो उसके बाद उस न्यायालय में, उसी उच्च न्यायालय में या फिर उसके जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनमें न्यायिक पद पर नहीं रहेगा, है ना। ये चीज लिखी हुई है 220 में। ठीक है, अब अगले उसकी बात करें अपन अनुच्छेद नंबर 221 की। तो जो अनुच्छेद 221 है, अनुच्छेद 221 में जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनके वेतन भत्तों के बारे में है। वेतन और पेंशन दोनों के बारे में बताया गया है। जो पेंशन है वो तो कौन देती है, संघ सरकार यानी कि संघ देता है, और संघ के भी कौन से जो संचित निधि कोष है उस पर भारित होती है राज्यपाल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। वहीं बात करें वेतन की तो वेतन है ना वो राज्य की जो संचित निधि कोष है उससे दिया जाता है वेतन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। बात करें वेतन की, कितना वेतन इनको दिया जाता है, तो जो मुख्य न्यायाधीश है यानी चीफ जस्टिस है उसको तो दिया जाता है 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपए पर माह, पर मंथ। ठीक है, वहीं बात करें अन्य न्यायाधीशों को तो अन्य न्यायाधीशों को दिया जाता है 2.25 यानी 2,25,000 रुपए, ठीक है, पर मंथ। ठीक है, दोनों ये ध्यान रखना है कि देता तो कौन है वेतन, संघ की संचित निधि कोष से दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 2.5 लाख रुपए तो मुख्य न्यायाधीश को, अन्य न्यायाधीशों को 2.25 लाख रुपए। ठीक है, वहीं बात करें कि पेंशन, तो जो पेंशन है ना और संघ की जो संचित निधि कोष है उससे दिया जाता है पेंशन, किसको, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों। अब बात करते हैं अगले अनुच्छेद की, अनुच्छेद नंबर 222। तो 222 में क्या है कि स्थानांतरण के बारे में है। किसके बारे में, ट्रांसफर। स्थानांतरण के बारे में है, किनका स्थानांतरण, यानी कोई भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है उनको एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजा जाता है तो वो कौन भेजेगा, वो राष्ट्रपति भेजेगा। कौन कर सकता है उनका स्थानांतरण, राष्ट्रपति। और ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 222 के अंतर्गत। किसमें, 222 में, कि भाई जो राष्ट्रपति है वो एक उच्च न्यायालय से अगले उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का क्या कर सकता है, स्थानांतरण कर सकता है। ठीक है, ये बात हो गई कौन से अनुच्छेद की, 222 की। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 223 की। ठीक है, कौन से अनुच्छेद की, 223 की। तो अनुच्छेद 223 में क्या लिखा गया है कि भाई आप मान लो उच्च न्यायालय है, उसका जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो त्याग पत्र दे देता है, तो क्या इस स्थिति में वो पद खाली रहेगा, यानी कि जो काम है उच्च न्यायालय के वो तो बंद नहीं होने वाले, वो तो चलते रहेंगे,
लेकिन भाई उस टाइम पे काम कौन करेगा, उसने त्याग पत्र दे दिया है तो, या फिर उसकी मृत्यु हो गई तो उस टाइम पे कौन करेगा, तो इसके लिए एक पद सृजित किया गया और उस पद का नाम था क्या, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, और ये कौन करेगा इसकी नियुक्ति, राष्ट्रपति ही। कौन करेगा, राष्ट्रपति, राज्यपाल से सलाह करके, ठीक है। कौन करेगा, राष्ट्रपति से सलाह करके। तो आपसे अगर पूछा जाए प्रश्न कि भाई कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो वो की जाती है 223 के तहत, ठीक है। तो ये बात हो गई अनुच्छेद 223 तक। अब बात करें अपन अनुच्छेद 224 की, तो 224 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अपन सीधे बात करेंगे अनुच्छेद 226 की, क्योंकि हमें सारे अनुच्छेद याद नहीं रखने, जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उनको ही ध्यान में रखना है। तो जो 226वां अनुच्छेद है उसमें इसके बारे में दिया गया है, रिट है, जो रिट जारी की जाती है ना उनके बारे में। जैसे कि 226 हमने अनुच्छेद कौन सा पढ़ा था, अनुच्छेद नंबर 32। तब क्या पढ़ा था हमने कि भाई अनुच्छेद 232 है, उसके तहत जो उच्चतम न्यायालय है वो मूल अधिकारों के हनन होने की स्थिति में क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 226 में क्या लिखा गया है कि भाई जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वो भी रिट जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। ये भी वही 5 प्रकार की जो रिट थी वो जारी करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंतर क्या है रिट जारी करने के बारे में, तो ध्यान रखना, जो उच्चतम न्यायालय है यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो तो सिर्फ मूल अधिकारों के संबंध में ही रिट जारी कर सकता है। लेकिन जो हमारा हाई कोर्ट है यानी उच्च न्यायालय है वो अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई जो उच्च न्यायालय है ना, रिट जारी करने के मामले में किससे बड़ा है, उच्चतम न्यायालय से बड़ा है। क्यों, क्योंकि अन्य मामलों में भी ये क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि 226 में ये बात लिखी गई है, क्योंकि यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई अनुच्छेद, मतलब प्रश्न पूछेगा आपसे किस प्रकार से कि भाई कौन सा न्यायालय अन्य मामलों के संबंध में भी रिट जारी कर सकता है, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या फिर दोनों। तो क्या आंसर होगा आपका, केवल उच्च न्यायालय, है ना। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 227 की। तो अनुच्छेद नंबर 227 में क्या है कि भाई जो उच्चतम न्यायालय है वो जो अपने अधीनस्थ न्यायालय है उनको नियंत्रण में रखेगा। कैसे कि भाई जैसे उच्चतम न्यायालय वो अपने अधीनस्थ जो न्यायालय उनसे क्या मामला चल रहा है वहां पर उनको अपने पास मंगवा सकता है, उनको आदेश दे सकता है कि आप इस प्रकार से काम करो, है ना। तो क्या करेगा वो, उनका पर्यवेक्षण करेगा, यानी कि उनका निरीक्षण कर सकता है समय समय पर, पर्यवेक्षण, ठीक है, पर्यवेक्षण करना अपने अधीनस्थ न्यायालयों का। इतना ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 227 उसमें लिखा गया है स्पष्ट कि भाई जो उच्च न्यायालय है वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण कर सकता है और उन्हें आदेश दे सकता है ना। और अब वहाँ पे कोई मामला है उसको अपने पास भी बुला ले सकता है। ये सारी चीज़ें लिखी गई है अनुच्छेद 227 में, ठीक है। अब अपन बात करें अनुच्छेद नंबर 231 की। तो 231 मैंने आपको बता ही दिया। 231 में लिखा गया है कि वे 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। यह अनुच्छेद नंबर 231 में लिखा गया है। तो जो उच्च न्यायालय से संबंधित सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वो मैंने आपको करवा दिए और बता भी दिया कि भाई जो प्रथम उच्च न्यायालय था वो कहाँ स्थापित किया गया था, कब किया गया था, 1861 में, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, 1862 में कलकत्ता, मद्रास और कहाँ पर, बम्बई के अंदर ये 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए थे। और नवीनतम उच्च न्यायालय की बात करें तो जो नवीनतम उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अमरावती में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी थी।
जो महत्वपूर्ण बातें थी उच्च न्यायालय से संबंधित वो अब मैंने आपको करवा दी। अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और जो अपन नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन बात करेंगे जो राज्य सरकार है यानी सचिवालय है उसके बारे में, यानी जो प्रशासनिक ढांचा है हमारा उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।